ऑर्बिटल चल रहा था हम लोगों का। लास्ट क्लास में हमने ऑर्बिटल को स्टार्ट किया था। क्या सर गुस्सा जाएंगे? आ रहे हो नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। आज थर्सडे नहीं है ना? थर्सडे। चलिए आई, सबऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों के बीच कंपैरिजन हम लोगों ने स्टार्ट करा था। एक तरफ अपना सबऑर्बिट था और दूसरे तरफ ऑर्बिटल, यही था ना? दो चार पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया था। सबऑर्बिट को एसपीडीएफ से लिखते हो, ऑर्बिटल सबऑर्बिट का ही कंपोनेंट है। सबऑर्बिट 3 डायमेंशनल स्पेस का एक डेफिनिट पार्ट है और उस डेफिनिट पार्ट का भी एक कंपोनेंट है, क्या? ऑर्बिटल। सबऑर्बिट में 2 × 12+1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबऑर्बिट को sp-df-gh से ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ऑर्बिटल को s px py pz dxy dyz dzx dx² - y² dz² और fx³ fy³ fz³ fxyz fx × y² - z² fy × z² - x² एंड fz × x² - y² से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये भी करा था कि अगर कभी जी सबसेल के ऑर्बिटल को पहचानना हो तो क्या पहचान है? डिग्री 4 के इक्वेशन पर चले जाना होगा। ये सारी बातें हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिस्कस हो ही चुका। हाँ, एल का जो मान था, हमने ये लास्ट पॉइंट लिखा था कि जो एल है वो एन पर डिपेंड कर रहा है और इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डील कर रहे थे ना हम लोग। हमने लिख दिया था गिवन बाय समरफील्ड, गिवन बाय लीन, लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है ना? एम डिपेंड किस पर कर रहा था? एम या एम एल बोलते हो, किस पर डिपेंड कर रहा था? एल पर ना। ठीक है, कैसे? तो जो एल की वैल्यू थी वो 0 1 2 से लेके कहां तक जा रही थी? n-1 तक। और जो m की वैल्यू है वो -l से लेके वाया 0 प्लस l, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 था ना? ऑल इंटीग्रल वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 ना? ये था। तो इस तरह से L का मिनिमम मान क्या था लोग? 0 और L का मैक्सिमम मान n-1, यही ना? और M की मिनिमम वैल्यू -L और M की मैक्सिमम वैल्यू +L। ये पॉइंट था, यही पे शायद हम लोगों ने लास्ट किया है, यही ना? एक बार दिखा लीजिए कॉपी। आइए, ये जो m की वैल्यू है ये आर्बिट्रेरी सिलेक्शन अपने हिसाब से। जैसे अगर आपने p सबसेल लिया, ध्यान से देखो, अगर आपने s सबसेल लिया तो इसके लिए एक ऑर्बिटल आप लिखते हो, ऑर्बिटल को बॉक्स डायग्राम से दिखाते हैं हम लोग। तो इसकी m जो होगी, ये l क्या है लोग? 0, तो इसकी m जो होगी वो क्या होगी? 0। 1 कैसे? 0 ना? -L से +L, -0 से +0 वाया 0 0, सही है? और इसका नाम क्या है? S। अच्छा, अगर आपने P लिया, L इक्वल्स टू कितनी हो गई? 1। तो इसको कितने बॉक्सेस में रिजॉल्व करेंगे अपन? हमने ये बोला कि m की जो वैल्यू है वो उस रेंज में है, बट वो आर्बिट्रेरी सिलेक्शन आपके सिलेबस में, हायर लेवल पे आर्बिट्रेरी सिलेक्शन नहीं है। शायद हमने पिछले क्लास में बोल दिया।
नहीं नहीं बोला। हाँ, ये जो m का रेंज है, ध्यान से देखो, m अब क्या है, -1 0 +1। ये रेंज फिक्स है या नहीं है? रेंज तो फिक्स है, बट सिलेक्शन इज आर्बिट्रेरी। क्या मतलब हुआ? कोई भी वैल्यू आप किसी भी बॉक्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं आप अपने सिलेबस में। हायर लेवल पर ऐसा नहीं, मतलब आप किसी को भी -1, किसी को भी +1 और किसी को भी, आप चाहें लोग तो अगर मन करे, अगर आपका लकी नंबर पहले बॉक्स के लिए 0 है तो ले लीजिए, आर्बिट्रेरी है सिलेक्शन। अगर आप इसको +1 लेना चाहते हैं ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1, ये 0, मतलब क्या हुआ, रेंज हमारा जो है वो फिक्स है, पॉसिबल वैल्यूज फिक्स है। क्या फिक्स है? पॉसिबल वैल्यूज वो फिक्स है, लेकिन उसमें से कुछ भी किसी भी बॉक्स के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिलेक्शन आर्बिट्रेरी है हमारे सिलेबस, हायर लेवल पे नहीं। मतलब जिसकी 0 p की वैल्यू है m की, वो कौन सा p है? px है कि py है कि pz है? कोई भी हो सकता है। जिसकी m 0 है वो कौन सी p ऑर्बिटल है? कोई भी हो सकता है, px का भी हो सकता है, py भी और pz। समझ में आ गया? हायर लेवल पर यही चीजें क्या है, फिक्स की हुई, हम लोगों को नहीं किया हुआ। चलो, तो अब इस तरह से ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर हमने ले लिया डी सब सेल, एल की वैल्यू 2, और इसके लिए जो 5 ऑर्बिटल ड्रॉ किए गए हैं, इसमें किसी की भी वैल्यू -1, किसी का भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक। तो ये था वैल्यूज ऑफ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m और m के इंडिविजुअल वैल्यूज। इसके बाद अब सबसेल और ऑर्बिटल में हम लोग डिस्कस करें एक बार एनर्जी को। पहले रेडियस कर लो थोड़ा। सबसेल में आपने रेडियस को पढ़ा है क्या? किसी भी अगर nवें ऑर्बिट को, सबसेल भी तो लाए हो किसी ऑर्बिट को तोड़ के ना, तो मान लो किसी ऑर्बिट को आपने रिजॉल्व किया, तो इसमें क्या आएगा, ns, np, nd, nf वगैरह वगैरह, ये सब क्या आएंगे, सब ऑर्बिट्स आएंगे ना जी। nd और यही है ना। क्या आपने इसके डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था? क्लोजर आने पर क्या बढ़ता है अपना, पेनिट्रेशन ना लोग। अच्छा, एसपी को आपने क्या बोला था, याद करो, हाईली पेनिट्रेटेड। क्या बोला था? काफी ज्यादा ड्रिल्ड है अंदर की ओर। डीएफ को आपने क्या बोला था? लार्जली डिस्टेंट। लार्जली, ये काफी ज्यादा क्या है, दूर है, बोला गया था। तो आपने रेडियस इस तरह से क्या पढ़ा, एनएस से बड़ा है एनपी, बट इन दोनों से काफी ज्यादा है कौन सा, एनडी, और उससे भी ज्यादा कौन सा है। अब इसे तोड़ना है किसमें, ऑर्बिटल। तो इसके लिए तो एक ही ऑर्बिटल है, बोलो, एनएस ही रहेगा, बट इसके लिए कितने ऑर्बिटल्स आएंगे, क्या क्या नाम होगा, पीएक्स, पीवाई, पीजेड नहीं, एनपीएक्स, एनपीवाई एंड एनपीजेड। 3 बॉक्स बनाएंगे आप, तीनों का रेडियस सेम हुआ, इक्विडिस्टेंट, तीनों क्या हो गए आपस में, और होना भी चाहिए। आपने पिछले दिन थोड़ा सा समझा है, क्या समझा था, एक ही जगह पर px अलग तरह से है, py के इलेक्ट्रॉन्स अलग तरह से हैं, और pz के इलेक्ट्रॉन्स अलग तरह से, तीनों के ओरिएंटेशंस अलग हैं, तीनों का शेप भी सेम है, तीनों का डिस्टेंस भी सेम है, और तीनों की एनर्जी भी सेम। किया हुआ है पिछले क्लास में। 3 ऑर्बिटल्स जो p सबसेल के हैं, तीनों बेसिकली एक दूसरे से किस मामले में डिफर करते हैं,
ओरिएंटेशन। किस मामले में डिफर करते हैं? हाँ, दे डिफर ओनली बाई ओरिएंटेशन, साफ साफ शब्दों में बोला गया। तो ये तीनों इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर। हमने क्लियर करा हुआ है, ये अगर px है तो ये py है, तो ये pz है। तीनों क्या है? इक्विडिस्टेंट। हर मामले में तीनों इक्विवेलेंट है। दे आर कंप्लीटली इक्विवेलेंट बाय मीन्स ऑफ शेप, बोलो, साइज या एनर्जी। दे डिफर ओनली बाय ओरिएंटेशंस। साफ साफ बोला गया था, दे डिफर ओनली बाय ओरिएंटेशंस। बोला गया ना पिछले क्लास में। तो आ जाओ, इसी तरीके से जब डी सबसेल को उनके कितने ऑर्बिटल्स में तोड़ोगे? 5। तो इनके पांचों ऑर्बिटल्स आपस में, चाहे वो एन डी एक्स वाई हो, चाहे वो एन डी जेड स्क्वायर हो, या एन डी वाई जेड हो, या एन डी जेड एक्स हो, या एन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, ये पांचों आपस में क्या है? कंप्लीटली इक्विडिस्टेंट है। क्लियर हो गया लोग? इसका मतलब हुआ, जैसे हमने डिसाइड करा था कि रेडियस डिपेंड करता है एल पर, तो क्या रेडियस एम का फंक्शन हुआ या नहीं? एम एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फंक्शन हुआ या नहीं? रेडियस नहीं हुआ न कमीनो। कैसे हुआ? एम चेंज कर रहा है या सेम है? एम चेंज कर रहा है या सेम है? चेंज कर रहा। एम चेंज कर रहा है या सेम है? m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चेंज कर रहा है यहां से वहां या सेम है? कहां सेम है? m तो चेंज कर रहा है ना। -2 -1 0 +1 +2 चेंज कैसे नहीं कर रहा? चेंज कर रहा है ना। एक ही ऑर्बिटल है कि ऑर्बिटल डिफरेंट है? डिफरेंट है। सबसे एक है ना, तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, लेकिन रेडियस क्या है सबका? तो m पर डिपेंड किया या नहीं किया? आर साइज नहीं किया। आप लोग नींद में है, आधे लग रहा है। 6:30 हो रहा है, जगो मोहन प्यारे जागो। दैट इज रेडियस फंक्शन नहीं है किसका? एम का। आर डिपेंड नहीं कर रहा किस पे? आया समझ में या नहीं? डाउट है तो बोलो, फिर से गला फाड़ा जाए। नोट कीजिए तो। आप लोग पढ़ते नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाई करते? अभी आपसे इतना सिंपल सा चीज रिपीट करवाया गया कि ये बताओ इसका एम चेंज कर रहा है कि सेम है? आप लोग क्या रिपीट कर रहे हैं? जोर से चिल्ला रहे हैं सेम है। एम कैसे सेम है भैया, ये बताओ। एम कैसे सेम है? एम की वैल्यू -L से +L जा रही है। बॉक्स चेंज हुआ, एम चेंज हो गया, तो एम सेम कैसे? चलिए नोट कीजिए।
तो जितने भी एक सबसेल के ऑर्बिटल है वो इक्विवेलेंट हो गए। बहुत सारे मामलों में सिर्फ ओरिएंटेशंस में वो डिफर करते हैं। और ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन इज नॉट प्रिसाइज, ये इनएप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ जो 6 इलेक्ट्रॉन का रीजन है पी सबसेल हुआ, ये ओवरऑल ये पी सबसेल हुआ ना, इसका पिक्चर कंप्लीटली रिजेंबल करता है, मैच करता है किससे? 2 इलेक्ट्रॉन वाले एक fxyz ऑर्बिटल से। तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्शन होगा उसमें, नहीं द्वंद्व होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए हम लोग इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा इंडिविजुअल व्यक्तिगत 2 इलेक्ट्रॉन वाले एक ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन अलग शो करते हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। फिर डी ऑर्बिटल में कितने लोब्स होते हैं? 4 ना। तो आप क्या देखेंगे, डबल डंबल, तो आपको क्या लगेगा 1 2 पी, कंफ्यूजन आएगा ना। इसीलिए हमेशा क्या करना है, अलग अलग एक एक ऑर्बिटल को दिखाना, कभी भी 2 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल को एक साथ प्रेजेंट नहीं करना। यह आखिरी बार आज हमने किया, आगे से कभी भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जाए। आ जाइए, मतलब एग्जाम्पल में अगर बोलोगे 3s 3p 3d, रेडियस इसकी ज्यादा होगी, बोलो। आ जाइए छोटो, कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर का घंटा है, जब मन में आया ठोक दिया कीजिए। हाँ नहीं, हम भी ध्यान रख रहे हैं कि आज थर्सडे। एक तो तुम लोगों से इतनी बार बोला है थर्सडे को थोड़ा सा कम से कम 4 बजे उठ जाया करो। क्या हो गया था? क्या? अच्छा, गांव चले गए थे, अभी सीधे गांव से यहीं लैंड किए हो, मतलब फ्लाइट यहीं पे मेन रोड पे? अच्छा, सुबह सुबह पहुंचे हो छोटो कल, तब फिर गांव से क्या मतलब है? अभी तो हमको लगा कि बहुत पढ़ने वाला लड़का है, अभी घर से बेचारा आया है सुबह सुबह और बताओ किताब लेके आ गया है। बैठो 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 बैठो, बैठने दीजिए छोटू को, बेंच बेंच क्लीन कर दीजिए। चाय लोगे छोटू? मंगाए? अब की बार कोई आया ना, समझ लो। तो अगर ये लिया 3px 3py 3pz, बोलो सेम ना। अगर बोला गया 3dxy और 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम सेम हो जाएगा। अच्छा, अगर बोला गया 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बोला गया 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम कैसे हो गया कमीनो? यहाँ n3 है और यहाँ n4 है, n पर तो डिपेंड करेगा ना कि वो भी गायब हो गया, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हमने डिस्कस किया कौन सा? रेडियस का पॉइंट। चलो अगले पेज में आ जाते हैं, एनर्जी, फ्रेश पेज में लिखते हैं। सब ऑर्बिट की जब आप एनर्जी डील कर रहे थे तो आपने 2 सिस्टम डील किया था, कौन कौन सा? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और एक मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो यहां भी 2 सिस्टम डील करोगे, एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और दूसरा क्या? मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब याद कर छोटो, इसमें कौन सा थियरी लोग लागू होता था? बोर्स थियरी, गुड। और इसमें कौन सी थियरी लागू होती थी? क्लेचकोव्स्काइज n+l रूल। बोर्स थियरी क्या कहता था? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, एंड एनर्जी फंक्शन नहीं होता था किसका? याद आया? सिर्फ सेल भरने से एनर्जी बढ़ जाती थी, भले ही सब सेल चेंज कर रहे हो, लेकिन अगर सेल सेम है तो एनर्जी सेम होएगी। ये क्या कहते थे? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n+l, और यदि n+l की वैल्यू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, कब? यदि n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाती थी, तब उस समय में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही था ना। अब हमें इसको किस लेवल पर तोड़ना है? ऑर्बिटल लेवल पर। अभी ये किस लेवल पर है? किस लेवल पर है? सब ऑर्बिट लेवल। तो आपने अभी क्या पढ़ा? एक सबसेल को जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रिजॉल्व किया जाए, ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, तो वो हर मामले में क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। रेडियस के मामले में इक्विवेलेंट, शेप के मामले में, एनर्जी के मामले में, तो एनर्जी के मामले में इक्विवेलेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी एम पर डिपेंड किया या नहीं किया? एनर्जी एम का फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। ना वन में हुआ ना मेनी में हुआ। वन में तो एनर्जी एल का फंक्शन नहीं हुआ, और एल को रिजॉल्व करके आप एम ला रहे हैं, तो जब ये एल का फंक्शन नहीं हुआ तो एम का फंक्शन कैसे होगा? और ये एल का फंक्शन है, एल पर डिपेंड कर रहा है, बट ये भी एम पर डिपेंड क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सबसेल के जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स है वो हर मामले में सिवाय ओरिएंटेशन के क्या है? इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया? तो अब इसको ऑर्बिटल लेवल पर रिजॉल्व किया जाए, ध्यान से। रिजॉल्विंग टू ऑर्बिटल लेवल, दोनों तरफ। रिजॉल्विंग टू ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, ध्यान से अच्छे से देखो। तो एनर्जी, हाँ पहले लिख लो, एनर्जी फंक्शन नहीं हुआ किसका? और यहां भी एनर्जी फंक्शन नहीं हुआ किसका? मतलब जो सबसेल में ऑर्डर चल रहा था वही ऑर्डर चलेगा। पहले आपका क्लियर हो गया कि कैसे डिपेंड नहीं किया एम पर? किसी को डाउट नहीं है? क्योंकि शुरू से बोलते आया जा रहा है कि सबसेल के जो अलग अलग ऑर्बिटल्स है वो हर मामले में इक्विवेलेंट। चलो आ जाओ। तो बोलो, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो, सबसे कम एनर्जी किसकी लिखी जाएगी? ऑर्बिटल लेवल पे लिखना 1s, और 1s से ज्यादा 2s, 2s ना, और 2s से ज्यादा नहीं कमीनो, 2s के बराबर है 2p। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं, 3s कहां से आया? 2s और 2p बराबर हुआ। कहां तुम लोगों का ध्यान है भाई? 2s और 2p वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है, लेकिन हमें तोड़ना है किस लेवल पर? सबसेल के ऑर्बिटल। तो और तोड़ोगे ना, तो ये भी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 2s इक्वल्स टू 2px इक्वल्स टू 2py इक्वल्स टू 2pz। समझ में आई चीजें? इक्वल्स टू क्लियर हुआ? आप समझे चीजों को अच्छे से। अगर हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वो 1s1 है ना दोस्त, ये ग्राउंड स्टेट है उसका। ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी वाले स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। अगर हमने इसको एनर्जी दिया तो ये जंप लगाएगा, तो जंप लगा के एक्साइटेशन होता है ना, तो उसको क्या बोलते हो? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो किस जगह पर पहुंचेगा? इन सबको एक साथ ऑक्यूपाई करे, क्योंकि इन चारों की एनर्जी क्या है? जैसे आपके बेंच पर, आपका बेंच हमने बोला ऑर्बिटल है, क्लासरूम हमने बोला सबसेल है, तो एक बेंच पर अलग अलग जगह है, सारे जगह क्या है आपस में? सेम है। तो अगर आप अकेले बैठते हैं और वो सारा जगह आपके लिए अवेलेबल है तो वो सारा आपका हुआ। आप अपना बैग इधर रखते हो, बोतल इधर रखते हो, खुद भी एक बोतल वो भी एक जगह रखते हो, और कोई सामान है तो उसको भी निकाल के एक जगह रखते हो, मतलब पूरे स्पेस को क्या करते हो? ऑक्यूपाई करते हो। तो हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जब पहली बार एक्साइट किया गया तो ये 2s में नहीं है, ये 2s और 2p के तीनों ऑर्बिटल को इक्वल टाइम के लिए ऑक्यूपाई कर रहा है, छेक रहा। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन इस स्टेट में क्या लिखा जाएगा? बोलो, दिमाग लगाओ। 2s इक्वल्स टू 2px, समझो बात को,
इक्वल्स टू 2py इक्वल्स टू 2pz, और इन सब पे कितना आएगा? समझ में आया? कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल है एक इलेक्ट्रॉन के लिए? चारों की एनर्जी क्या है? हमने सेम एनर्जी वालों को क्या बोला था? डीजेनरेट। क्या बोला था? तो ये आपस में कैसे ऑर्बिटल्स हो गए? अच्छा, डिजेनरेटेड सब ऑर्बिट्स हैं कि डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं? क्लियर हो गया? और जितने डिजेनरेट है, डिजेनरेसी की वैल्यू उतनी बोली जाती है। तो डिजेनरेसी वैल्यू कितनी हो गई? बोलो। लेकिन कहां पे? ऑर्बिटल लेवल पर। ग्राउंड स्टेट में कि फर्स्ट में? फर्स्ट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ ना। अच्छा, और अगर एक्साइट अपन करना चाहते हैं इसको, तो फिर से क्या करनी होगी? एनर्जी देनी होगी। एच न्यू मतलब एनर्जी। तो अब ये किस स्टेट में पहुंचेगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, अब बोलो लोग, अब कहां पे चले जाएगा? 3s 3p 3d को एक साथ लेगा, तो क्या क्या लिखोगे? 3s 3px 3pz 3dxy 3dyz 3dz स्क्वायर। चलो पूरा लिख ही दो, इतना लिख दिया तो 3d 3d और 3d, ये सब को घेर के क्या करोगे? कितना चढ़ाओगे? समझ में आया अच्छे से? तो यहां पे भी लिख लो 3s 3px 3py 3pz 3dxy 3dz स्क्वायर। सही है? ये सबकी एनर्जी क्या हो गई? तो अगर आप इसको बोलना चाहें तो ये आपस में कौन से ऑर्बिटल्स हो गए? बोलो। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। सही है? और डिजेनरेसी की वैल्यू कितनी हो गई? 9। डिजेनरेसी वैल्यू इक्वल्स टू कौन सा स्टेट है ये? सेकेंड। आगे एनर्जी किस में चला जाएगा? 4s में। 4s इक्वल्स टू 4px 4py 4pz इक्वल्स टू 4dxy। नहीं समझ में आया? इक्वल्स टू 4fx क्यूब। समझ में आया? इक्वल्स टू ऐसे जाते जाते 4fxyz हो जाएगा ना। और यहां पर कितने ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी हो जाएगी? 16। 7 f वाले, 5 d वाले, 12, 3 p वाले, 15 और एक s वाले। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में m चेंज होने पर एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, और एक साथ एक ही इलेक्ट्रॉन को कई सारे ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करने के लिए वो स्पेस उसको अवेलेबल है। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो आगे। ये था एनर्जी, रिलेटिव एनर्जी किसमें? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। अब राइट साइड चला जाए किसमें? मेनी में। यहां पे स्पेस नहीं है इसलिए यहां लिख दिया जाए। अब अगले पेज में स्टार्ट किया जाए। क्या? मेनी। देयरफॉर एंड कर दो। एंड रिलेटिव एनर्जी कंटेंट फॉर किसके लिए? सीख रहे हो ना जी? आ जाओ बोलो। सबसे कम एनर्जी किसकी बोली जाएगी? 1s। 1s से ज्यादा 2p। क्या बोलो? 2s ना। 2s से ज्यादा 2p। ऑर्बिटल लेवल पे बोल रहा है ना, क्यों बार बार सब लेवल, सब ऑर्बिट लेवल पे बोल रहे हो? 2px ना। और 2px इक्वल्स टू बस ना। इससे ज्यादा इक्वल्स टू इससे ज्यादा 4p 3d
फिर पांचों ऑर्बिटल को बराबर करोगे, इस तरह से आगे बढ़ाओगे, और फिर इससे ज्यादा किसका, 4s ना, 4px, सही है। तो साफ क्लियर है, यहां पर ये तीनों आपस में क्या हो गए, ठीक है, और आपस में ये वाले d ऑर्बिटल्स क्या हो गए, डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, मतलब वैसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या है, सेम। गुड। तो एनर्जी वाला लेवल क्लियर हो गया मामला, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो मेनली एनर्जी फंक्शन नहीं हुआ किसका, एम का, ना वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हुआ और ना मेनी में। ऑर्बिटल को आप लोगों ने अच्छे से सीखा, ठीक है। ऑर्बिटल को किस क्वांटम नंबर से पहचानते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किस क्वांटम नंबर से, मैग्नेटिक। चलो आ जाओ, अब अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस किए जाए। हमने लिखा है आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि टॉपिक ही एरिया है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए कितने तरह के रूल्स आप डिस्कस करते हैं, 3 तरह के। कौन कौन सा, पॉलीज रूल, हंस रूल और ओबाउज रूल। ओबाउज रूल किसमें एनर्जी को डील करता था, सेल या सबसेल, सबसेल। हंस रूल का क्या काम, वो एक सबसेल के अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को सजाता। ध्यान से, यहां पर जो आपके 5 ऑर्बिटल्स हो गए, समझ रहे हो ना, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री होगी, किसकी एंट्री, एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ओबाउ प्रिंसिपल से डील नहीं होगा। क्यों, क्यों, ओबाउज प्रिंसिपल का काम यह है बताना कि पहले 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा। अब यह बताना उसका काम नहीं है कि 3d के अलग अलग बक्सों में पहले किस में जाएगा, बाद में किस में जाएगा, या किस में कैसे जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात। ओबाउज प्रिंसिपल का काम यह बताना है कि आपको किस क्लासरूम में एंटर करना है, मैथ्स के क्लासरूम में, बायोलॉजी के क्लासरूम में, फिजिक्स में, या कहां पे, इस समय में। अब ओबाउज प्रिंसिपल ने यह क्लियर कर दिया कि आपको इस समय में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लासरूम में एंटर करना। अब यहां पर किस बेंच पर, मतलब बेंच क्या है, ऑर्बिटल की सबसेल, ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल पर अब आपको जाना है, ये काम आगे कौन सा डील करेगा, हंस रूल। ठीक है, 1925 में हंस रूल आया था, जिन दिनों ऑर्बिटल आया था हमने डिस्कस किया हुआ आपसे। ऑर्बिटल कब आया था, 25-26 में क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, तो उन्हीं दिनों हंस रूल भी आया था, 25 में हंस रूल भी आया था। ठीक है, तो एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनका जो तरीका होगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वे, वो कौन डील करेगा, वे ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहां पे, इन डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, कहां पे, इन डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल, डील्ड विथ हंस रूल। अच्छे से देखोगे, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना। हंस रूल कहता है इलेक्ट्रॉन की एंट्री 1 by 1 होती है। क्या बोल रहा है हंस रूल, इन द degenerated orbitals of a subcell, electron enters
इलेक्ट्रॉन एंटर्स 1/1 with parallel speed, with parallel speed. यही हंस रूल हुआ। क्या लिखा गया देख लो, इन द डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एंटर्स विथ, ये डिजेनरेटेड है, इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे आपने बोला डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है, तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो पांचों की एनर्जी क्या है, सेम, तो वो कहीं भी आ सकता, कहीं भी आ सकता। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो हंस रूल कहता है आप उन दोनों को एक ही बक्से में नहीं रखें, एक बक्से में रखें तो दूसरा दूसरे में। अब पहला किस में रखें, पहला वाला जो बॉक्स दिख रहा है उसमें, या कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी। गौर से ध्यान दीजिए, आपके पास ये सारे बेंच अवेलेबल है जब आप क्लासरूम में एंटर कर रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा बेंच की एनर्जी ज्यादा और कम है, या सबकी बराबर है? इसीलिए पहली एंट्री कहां होती है, कहीं भी। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे रखेंगे आप, कहीं भी। दूसरा आप सेम स्पिन के साथ बाकी 4 में से कहीं भी रख सकते हैं। तीसरा आप सेम स्पिन के साथ बाकी 3 में से कहीं भी रख सकते हैं। क्लियर हो गया? मतलब ऐसे आ सकता है 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? या फिर ऐसे हो सकता है 1 2 3 4 5, लेकिन स्पिन क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, आ जाओ। लेट अ D4 कॉन्फ़िगरेशन, मान लिया हमने, क्या है बोलो, तो इसमें हंस रूल अब लगाओ अच्छे से। हंस रूल क्या कहेगा, कैसे लगाया जाए लो, 1/1 विथ पैरेलल स्पिन, चलो 5-6 तरीकों से सजाया जाए और देखा जाए कौन सा सही है हंस रूल से और कौन सा गलत। 1 2 3 4 5, 4 लिखना सही है, कोई दिक्कत? हंस रूल सही या नहीं, लग गया। हमने देखो दूसरे को लिखा 1 2 3 4, बोलो हंस रूल लग रहा है या नहीं? देखो 1 2 3 4, बोलो बोलो 1 2 3 4, सेम स्पिन होना चाहिए। ऊपर एरो और नीचे एरो का मतलब है एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, उससे फर्क नहीं है। आप अगर एक तरीके का एंटी क्लॉक ले रहे हैं तो सारे में एंटी क्लॉक ही लोगे। कब तक? जब तक कि एक एक बार करके वो हाफ फिल्ड ना हो जाए। पैरेलल स्पिन के साथ 1/1 इलेक्ट्रॉन ले जाना, ये भी सही है, बोलो। तो आपको समझ में आ गया हंस रूल से कैसे सजाया जाए? क्लियर हो गया? अब बहुत सारे लोग हंस रूल में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक करके एंटर करता है सेम स्पिन से और पेयरिंग होती है ऑपोजिट स्पिन से। पहला वाला पार्ट सही है, दूसरा वाला पार्ट हंस रूल नहीं है। दूसरा वाला पार्ट कौन रूल है? पॉलीज रूल है। पॉलीज रूल ने क्या बोला है, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट स्पिन के होंगे। तो आपने बोला 1/1 सेम स्पिन से जाएगा, सही है। आपने बोला पेयरिंग स्टार्ट होगी ऑपोजिट स्पिन से, ये तो पॉलीज रूल हो गया ना। तो आपका काम सिर्फ क्या करना है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आप, सेम स्पिन से ले जाएं। क्लियर हो गई चीजें? तो इस तरह से आपने देखा कि हंस रूल को क्या अप्लाई करते हैं। अब चलो आज हम बातें कर रहे हैं यूटिलिटी ऑफ हंस रूल।
हंस रूल के क्या फायदे, ओ सॉरी, क्यों लगाया जाए हंस रूल? इलेक्ट्रॉन को एक एक करके एंटर करवाने में क्या फायदा, क्यों लगाया जाए? दिमाग लगाओ। हंस रूल क्यों लगाया जाए? क्या फायदा है इलेक्ट्रॉन एक एक करके ले जाने का? दिमाग लगाओ। अगर पेयर करता हुआ आया जाए तो प्रॉब्लम क्या? रिपल्सन। सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रॉन है तो क्या फायदा है 1 by 1 एंट्री की? अगर एक ही बेंच को भरते हुए तब अगले बेंच पर जाया जाए तो रिपल्सन होगा। ऐसे में हो सकता है कुछ बेंच खाली रह जाए और कुछ बेंच पर आपस में रिपल्सन ज्यादा हो जाए। नहीं हुआ। इसीलिए अगर हम ये चाहते हैं कि रिपल्सन कम से कम हो तो पहले सारे बेंचेस पर एक मिनिमम संख्या में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर दिया जाए। अब उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ फिर 1 by 1 भरना आप स्टार्ट करें। क्लियर हो गया? तो यूटिलिटी ऑफ हंस रूल में आ जाओ, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? जब 1 by 1 करके आप भरेंगे, जैसे ये हंस रूल है और ये हंस रूल नहीं है, एंटी हंस रूल हो गया, सही है ना? ध्यान से, पहला क्या पॉइंट है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन में स्पिन पेयर रिपल्सन, स्पिन पेयर रिपल्सन ज्यादा है या कम है? कम है या नहीं है? बोलो। और इस वाले में ज्यादा है। रिपल्सन से हमेशा एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। और स्टेबिलिटी क्या होती है? तो ये रिपल्सन होने के चांसेस कम कब होंगे? जब आप एक एक करके ले जाएंगे। तो यूटिलिटी ऑफ हंस रूल, ये स्पिन पेयर रिपल्सन को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। लिख दिया जाएगा आगे। सेकंड आ जाओ, इसके पास देखो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन के साथ मजा लेने का स्कोप, एक्सचेंज का स्कोप, अदला बदली का स्कोप, क्योंकि वो बराबर एनर्जी वाले। लेकिन इसके किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक के साथ ही अदला बदली का स्कोप। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज, एंड एक्सचेंज इज एन स्टेबलाइजेशन, इज अ स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। जैसे इसको ऐसे समझो, बराबर एनर्जी वाली चीजें स्टेबिलिटी के लिए आपस में एक दूसरे से अदला बदली होती, या वहां पर चीजों का एक्सचेंज होता आपस में। जैसे मान लीजिए अगर आप दो दोस्त हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 दोस्त हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स अगर क्लोज फ्रेंड्स है, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी क्लोज हो गई, एनर्जी क्लोज हो गई। तो आप जब तीनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब फिर क्या होता है? आपस में बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान। आप अपनी चीजें उनको देते हैं, उनकी चीजें आप लेते हैं, और इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। जेब में हाथ डालते हो, निकाल लिया, गोलगप्पा खाने का मन है, चला गया टाइफाइड खरीदने के लिए। हाँ, तो उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि आओगे मेरे पास, मेरे पॉकेट में हाथ डालोगे, कंधे पर हाथ डाल, चल पार्टनर गोलगप्पे खाते हैं, टेटुआ ना दबा दें। क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्योंकि आपके साथ मेरी एनर्जी बराबर नहीं है। तो पॉइंट समझिए, जब आपकी एनर्जी किन्हीं से क्लोज होती है तो आपकी चीजें उनके पास, उनकी चीजें आपके पास, ये एक्सचेंज होता, और इसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। और ये स्टेबिलिटी को क्या करता? बढ़ाता। अरे स्कूल में टिफिन शेयर करते थे, तो टिफिन स्कूल में एक सेक्शन में अगर 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट हैं,
तो ऑब्वियस है 50 से शेयर नहीं करते थे। उनमें जो आपके क्लोज वंस होते थे, जो क्लोज फ्रेंड्स होते थे, उनसे आपस में आप टिफिन की शेयरिंग करते थे। जिनसे आपकी एनर्जी बराबर नहीं, अरे भाई तुम लेके जा रहे हो मटन और पराठा, आहा, नहीं आज थर्सडे, सॉरी, मटन और पराठा, और सामने वाला लेके आ रहा भुंजा, वो भी चावल का, एक्सचेंज करोगे? एक्सचेंज करने के लिए क्या कंडीशन हुआ? सेम एनर्जी। क्या कंडीशन हुआ? अगर सेम एनर्जी है तो आप अदला बदली कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या, सबके एनर्जी सेम है या नहीं, इसीलिए बदलेगा, एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान। दूसरा पॉइंट क्या है, सेम स्पिन। स्पिन भी क्या होने चाहिए? दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑर्बिटल में, हाउस में आएगा और जाएगा। आप रूम में रहते हैं, आपको मन नहीं लग रहा है, तो आप अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? पंखा को गिनते हैं। क्या बोला? अच्छा, पंखा देखते हैं। ओ अच्छा, भाई आइंस्टाइन कौन था? हा? न्यूटन चचा लगते थे क्या? मन नहीं लगता तो क्या करते हैं सर? पंखा देखते हैं। पंखा देखते हैं कि मोबाइल फोन में कुछ और देखते हैं? हा? फिर रात भर जम के सोते हैं और सुबह में क्लास छोड़ते हैं। सब समझ में आता है छोटू? तुम जिस स्कूल से पढ़ के आए हो ना, उसके हेडमास्टर साहब हमारे फाउंडेशन बैच में भी एडमिशन लिए पढ़ने के लिए। मन नहीं लगता तो देख रहे हो ना, पंखा देख रहा। चलो आ जाओ टॉपिक पे। लाल पीले क्यों हो रहे हो? हाँ, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते तुम लोग अपनी भाषा में? ब्लश करना। हाँ चलो, तो आप क्या करते हैं, आपको मन नहीं लगता तो आप अपने फ्लोर पर, आप अपने किसी दोस्त के रूम में जाते, बराबर एनर्जी, वो निकल के कभी आपके में आया, आप दोनों कभी तीसरे में गए। ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि सामने वाली बिल्डिंग में जाते हैं घुस जाते हैं। हाँ? क्यों आ गए भाई? मन नहीं लग रहा है। बराबर एनर्जी, समझ में आ गया? तो एक्सचेंज एक अच्छी चीज है। एक्सचेंज के लिए दो कंडीशन होगा, क्या क्या? सेम एनर्जी और सेम स्पिन। ध्यान से देखिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने के साथ खुद को एक्सचेंज कर रहा? 3 के साथ। और यहां पर एक उल्टा वाला उल्टे वाले के साथ करेगा, और पैरेलल वाला पैरेलल के साथ, एंटी वाला एंटी के साथ। तो यहां पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या है, ज्यादा या कम? जितना ज्यादा ही अदला बदला होता है, उतना एनर्जी आपका फिर से क्या होता है? कम। एनर्जी क्या हो जाती है? कम। और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? तो इस तरह से हंस रूल को शॉर्ट में आप यूटिलिटी में क्या लिखोगे? पहला पॉइंट क्या लिखोगे? हंस रूल को फॉलो करने से स्पिन पेयर रिपल्सन, स्पिन पेयर रिपल्सन मिनिमाइज होगा, क्योंकि पेयर होगा ही नहीं। कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम अनपेयर्ड मिले। और दूसरा दूसरा किस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है? और सेकेंड, एक्सचेंज प्रोसेस बढ़ जाता। तो आप यहां लिखेंगे, सो हंस रूल मिनिमाइजेज क्या जी? स्पिन पेयर फिजिबिलिटी एज वेल एज इट मैक्सिमाइजेज क्या जी? एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन। सही है? तो इस तरह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। सो रूल इज कॉल्ड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। रूल का एक नाम और क्या है? क्या? रूल ऑफ, अच्छा अब ये क्या हुआ जरा अच्छे से देखो, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये नाम क्यों पड़ा, इस बात को भी अच्छे से सीख लिया जाए। स्पिन मल्टीप्लाई होगा, अगर हंस रूल फॉलो करेंगे तो स्पिन क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लो कैसे, फिर से एक बार समझ लो।
each electron can have, बोलो कितना एक्सचेंजेज, 3 एक्सचेंजेज। अब बोलो बोलो, each electron can have, टू एक्सचेंजेस ना। तो यहां पे एस नेट कितना था, या सिग्मा एस, 4 इंटू हाफ, 4 इंटू, यहां पर एस नेट कितना है, 3 इंटू हाफ। अरे प्लस हाफ माइनस हाफ, पहला वाला तो 0 हो गया, उसके बाद 2 बार हाफ ना, तो 1 ना, और यहां पर कितना है 2, यहां पर कितना हुआ 4 बार हाफ तो 2, और यहां पर कितना हुआ 1। कैसे, ये जो एंटी पैरेलल में भरा गया है तो ये प्लस हाफ और माइनस हाफ है, तो यहां पर क्या हो गया एस 0, और यहां पर एस हाफ, और फिर एस, तो हाफ 2 बार हुआ, तो 2 इंटू हाफ ना। नहीं आया समझ में, कहा इसमें कुछ है छोटू के नहीं आएगा। यहां पर स्पिन, स्पिन कितना हुआ टोटल, 4 बार हाफ 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 हाफ, तो 2 आया। यहां पे कितना हुआ, ये वाला प्लस हाफ, बगल वाला माइनस हाफ, 0, वो वाला और वो वाला 1। तो रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों बोला गया, समझो। अगर आप हंस रूल को फॉलो करेंगे तो अपने आप स्पिन मल्टीप्लाई जो होगा, स्पिन जो गुना होगा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी कि मिनिमम आएगी, ना बीच की आएगी, सीधे मैक्सिमम आएगी। इसीलिए नाम क्या हुआ, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। की स्पिन जब भी कॉन्फ़िगरेशन में स्पिन की मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब वो क्या हो रहा, हंस रूल को फॉलो कर रहा। इसीलिए क्या नाम पड़ा इसका, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्लियर हो गया अच्छे से। तो इस तरह से रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या हंस रूल एक ही चीज हुआ, और ये किस चीज को बताता है, स्टेबिलिटी को। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी। इसमें 2 पॉइंट निकला, एक ये स्पिन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज किया, और दूसरा पॉइंट क्या निकला बोलो, नहीं एक्सचेंज को बढ़ाया ना, और इन दोनों वजहों से स्टेबिलिटी बढ़ती है हमारी। क्लियर हो गया। तो चलिए मल्टीप्लिसिटी वैल्यू सिग्मा एस, सो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी बोलो, जब सिग्मा एस की वैल्यू, और सिग्मा एस मतलब क्या हुआ बोलो, मल्टीप्लिसिटी वैल्यू ना, ये ज्यादा होगी कि कम होगी। तो इसको कोई नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ रहे हैं कि जैसे ही आप हंस रूल लगाएंगे अपने आप वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से। तो यहां पर ये पॉइंट था, हंस रूल की यूटिलिटी क्या है, हंस रूल की यूटिलिटी इस्तेमाल क्या है, और कैसे ये फंक्शन करता है। ठीक है, चलो आ जाओ, एक एग्जांपल लिया जाए, स्पेशली क्रोमियम का। लेट डिस्कस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ किस एलिमेंट का, क्रोमियम। क्रोमियम 24 का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चलो डिस्कस किया जाए। समझ रहे हो ना जी। Cr24 बोलो, आर्गन 4s2
3d4 आराम से 4s2 ओबाउज रूल अभी लगा है या नहीं? लगा है ना छोटू, ये ओबाउज रूल से ही तो कॉन्फ़िगरेशन आया है। ओबाउज रूल क्या बोल रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? लो एनर्जी में। तो 4s की एनर्जी कम है, वो भर गया, उसके बाद किस में जाएगा? उससे ज्यादा एनर्जी में। तो उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? 3d। तो ओबाउज रूल लगा है। लेकिन आपने पढ़ा है अच्छे से कि क्या ये कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का होता है? क्रोमियम इस फॉर्म में नहीं होता। क्रोमियम किस फॉर्म में होता है? 4s1 और 3d5। ध्यान से देखेंगे, क्या यहां पे ओबाउज रूल लगा है? नहीं। फेलियर ऑफ ओबाउज रूल अच्छे से सीखते जाओगे। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होना, पहला वाला होगा या दूसरा? तब भी हमें पता है कि दूसरा वाला होगा, क्योंकि हम जानते हैं पहला वाला तो होता ही नहीं है। क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो दूसरी वाली होती है। सवाल उठता है क्यों? तो दिमाग में हम लोगों के चलता है, हम लोगों से बोल दिया जाता है हाफ फील्ड के कारण। ऐसा जरूरी नहीं। सारी स्टेबिलिटी के लिए पहला जो जिम्मेदार फैक्टर है, कोई कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जब होता है तो पहली बात उसे हम ग्राउंड स्टेट का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब मोस्ट स्टेबल हो, मतलब उस समय एनर्जी क्या हो, ज्यादा या कम? सबसे कम, मिनिमम। तो उसे क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट का। समझ गए? और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी मिनिमम होती है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। चाहे वो हाफ फील्ड रहे, फुल फील्ड रहे, पार्शियली फील्ड रहे, उससे मतलब उसे नहीं। हाँ, ये सब फैक्टर है कि हाफ फील्ड होने से स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा आती है, फुल फील्ड होने से स्टेबिलिटी काफी ज्यादा आती है, और उसके पीछे भी रीजन हंस रूली तो डिस्कस किया जाए अच्छे से। कहानी ये है कि आप यदि 4s और 3d को देख रहे हैं तो अभी आपके पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छे से सीखिएगा प्लीज, लिखने के लिए परेशान ना हो, सीखने के लिए परेशान हो। 4s और 3d यही काम किए हो ना? आप देखिए यहां से यहां आने में क्या क्या बदलाव आया। पहला बदलाव, यहां पे रिपल्सन था छोटू, पेयरिंग रिपल्सन। बोलो, क्या वहां पर पेयरिंग रिपल्सन है या नहीं है? नहीं। तो आप क्या बोलोगे? यहां से यहां आने पर पेयरिंग रिपल्सन कम हो गया। रिपल्सन एनर्जी को बढ़ाता है या घटाता है? बढ़ाता है। तो जब रिपल्सन कम हुआ तो एनर्जी घट गई। बोलो, और अगर एनर्जी घट गई तो स्टेबिलिटी। आपको चीजें समझ में आ गई? आराम से सुनते जाएं। दूसरा पॉइंट है, जब आप यहां से यहां आ रहे हो तो एक्सचेंज बढ़ रहा। आपने गौर किया? एक्सचेंज, ये इलेक्ट्रॉन कितने से एक्सचेंज कर रहा अभी, और अब ये कितने से एक्सचेंज कर रहा है? और इसको भी लालच आएगा इन लोगों से एक्सचेंज करने का। ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। हाँ, ये इनकी तरह एक्सचेंज नहीं करेगा, लेकिन ये भी पार्शियल एक्सचेंज में उनके साथ जाएगा। एक्सचेंज के लिए दो शर्त, एक इक्वल एनर्जी और दूसरा सेम स्पिन। तो क्या स्पिन सेम है या नहीं? और आपको याद होगा हमने करवाया था 4s और 3d की एनर्जी क्लोज होती है। उतनी क्लोज नहीं होती है जितनी 3d के आपस के ऑर्बिटल्स के होते हैं, लेकिन उसके बाद उससे बहुत ज्यादा भी डिफर नहीं करता, स्लाइटली डिफर करता। 4s और 3d की एनर्जी बहुत क्लोज होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, काफी क्लोज होते हैं। तो मेरी बातों को समझो, एक एक्साइटेड स्टेट कब कहलाता है? जब हमने एनर्जी दी
और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पर जंप करा, इस स्टेट को क्या बोलते हो? तो अगर उस नजरिए से देखा जाए तो बाद वाला कॉन्फ़िगरेशन अपना एक्साइटेड स्टेट लग रहा है लोग। कैसे? 4s की ज्यादा एनर्जी होती है या 3d की? किसकी ज्यादा एनर्जी होती है? 3d की। तो आपने 4s को कहां पे भेजा है? देख लो ना, यहां से एक घटा और 3d में बढ़ा, तो 4s को आपने कहां भेजा? 3d में। तो अगर आपने भेजा ज्यादा एनर्जी में, इसका मतलब आपने एनर्जी दिया, तो उस स्टेट को क्या होना चाहिए? एक्साइटेड स्टेट। इसी को एक्साइटेशन बोलते हो। लेकिन यहां पर क्या पॉइंट है? 4s और 3d की एनर्जी में गैप ज्यादा, तो जो आपको लग रहा है हमने एनर्जी दिया, वो एनर्जी आपने नहीं दिया, वो एटम ने खुद को एडजस्ट किया, क्योंकि दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या है? अगर मान लो मामूली एनर्जी लग भी गया, मान लो थोड़ी देर के लिए, गैप कम है, एकदम क्लोज एनर्जी है, तो एनर्जी अगर लगा भी तो ना के बराबर लगा। अगर मान लो थोड़ा लग भी गया, लेकिन थोड़ा लगने के बाद फायदा कितना है ये देखो। पहला फायदा क्या है? रिपल्सन समाप्त। रिपल्सन अगर घटा तो उससे भी एनर्जी घट गई। तो अगर आपका थोड़ा एनर्जी लगा भी तो बदले में एनर्जी घटा भी तो, और एक्सचेंज तो काफी बढ़ गया ना। पहले एक इलेक्ट्रॉन कितने से एक्सचेंज कर सकता था, अब एक इलेक्ट्रॉन कितने से एक्सचेंज कर रहा है? यहां पर टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितना है? 3। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बताओ। ध्यान दो, आराम से आराम से आराम से। एक कितने से? तो ये भी बाकी 3 से, ये भी सब 3 से करेगा, और ये भी 3 से, तो टोटल कितना हुआ? 12, 12। लेकिन एक्सचेंजेस कितने हुए? 6। कैसे? 12 बार आया और गया, तो एक्सचेंज तो 6 ही हुआ ना। दुकानदार को 10 रुपया देते हो, अदला। क्लोजअप टूथपेस्ट लेते हो, बदला। तो अदला बदला की संख्या कितनी हुई? 1। एक्सचेंज कितना हुआ? एक ट्रांसफर, दूसरा ट्रांसफर। लेकिन ये कंप्लीट ट्रांसफर एक्सचेंज कितना हुआ? कि ऐसा करते हो, दुकानदार को 10 रुपया देते नहीं हो, क्लोजअप टूथपेस्ट लेते हो और लेके भाग जाते हो, नहीं ना? तो आधा प्रोसेस हो जाएगा वो। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर, एक गया और दूसरा आया। तो 12 बार डीलोकलाइजेशन है, तो अदला बदला कितना हुआ? 6। तो इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो गए? इसमें बताइए नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हैं? 8। 8 है जी। एक खुद को कितने से बदल रहा? 4। तो कितने हैं? 5। तो कितना ट्रांसफर हुआ? 20। ट्रांसफर हुआ 20, तो एक्सचेंज कितने हो गए? नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 10। 6 से 10 बहुत बढ़ गया भाई, नहीं बढ़ गया? 6 से 10 काफी बढ़ गया, इसके 50% से भी ज्यादा है, नहीं है? तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या हो गया? इसके कारण बढ़ गया। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती, एनर्जी घटेगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनोगे अच्छे से। तो आपने क्या देखा यहां पे? बढ़िया से गौर करो प्लीज, आखिरी 5 मिनट है, बढ़िया से फोकस होइए, फिर आप लोग बाद में नोट करने के लिए दे दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ा और पेयरिंग रिपल्सन क्या हुआ? घटा। इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको लग भी रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जा रहा है, लेकिन एनर्जी जो है 4s से ज्यादा नहीं है 3d की, लगभग क्या है? बराबर है। इसीलिए लगने के नाम पे कम लगा और एनर्जी घटने के नाम पे ज्यादा घटा। तो हमने क्या बोला? ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हो? मिनिमम एनर्जी की ज्यादा एनर्जी। तो पहले वाले की एनर्जी कम लग रही है या दूसरे की? दूसरे की लग रही है ना, इसीलिए वही स्टेट क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट हो गया। देयरफॉर अगर आप एनर्जी की बात करें तो ये जो आपका था 4s1 2 3d 4, जहां पर कौन सा रूल लग रहा था? ओबाउज रूल, अरेंजमेंट। ध्यान से। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आर्गन 4s1 3d
5। ये ओबाउज रूल अरेंजमेंट है कि एंटी ओबाउज रूल है? एंटी ओबाउज रूल। एक जगह पर ओबाउज रूल यहां पर ब्रेक किया हुआ नहीं जी, कम एनर्जी वाला भरा नहीं और ज्यादा में चला गया, बावजूद इसके पोटेंशियल एनर्जी इसी की ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इसीलिए यही हमारा क्या कहलाया? यही हमारा क्या कहलाया? ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? और ये कॉन्फ़िगरेशन तो हुआ ही नहीं। तो सारा खेल किसके कारण था? आप गौर नहीं किए? एनर्जी गैप के कारण। एनर्जी, सारा खेल एनर्जी गैप के कारण था। अगर यही एनर्जी गैप क्या होता? बड़ा, और तब आप इलेक्ट्रॉन को भेजते तो कौन सा स्टेट कहलाता? एक्साइटेड। अगर यही गैप क्या होता? बड़ा, और तब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते ऐसे ही और वही हाफ फील्ड करते रहते तो क्या होता? एक्साइटेड स्टेट हो जाता। देखिएगा अगेन, मान लो इसी के ग्रुप का एक एलिमेंट ले लो, टंगस्टन 74 ले लिया, 6s2 4f14 और 5d4। अच्छे से देखो, क्या इस बार भी वही कहानी है या नहीं? बोलो। तो इसे लोग मैं ट्रांसफर कर दूं किस फॉर्म में? S1 और D5, हाफ फील्ड फिर कर दिया। अब जिन लोगों को लग रहा है कि सिर्फ हाफ फील्ड के कारण वैसा हो गया, तो भैया हाफ फील्ड तो यहां भी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो क्या नीचे वाला कॉन्फ़िगरेशन इस बार ग्राउंड स्टेट होगा? दिमाग लगाओ, नहीं हो सकता। कारण इस बार इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा है। महसूस कर रहे हो? क्यों काफी ज्यादा है? 4f है बीच में। तो इतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी लगेगी उतना रिपल्सन से और एक्सचेंज से रिलीज नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप वहां से यहां पे आ रहे हो इस बार, तो बोलो लोग क्या हो गया? एनर्जी रिक्वायर्ड ना। और जब एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट किया जाए तो ये वाला स्टेट कौन सा स्टेट क्या लाएगा? कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? देयरफॉर एक ही ग्रुप है 6b, क्रोमियम, मॉल्बेडेनम, टंगस्टन, सिबोर्गिया, 24 42 74 106। समझ रहे हो? जस्ट एक मिनट। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 4s1 3d। इसके लिए क्या लिखोगे? 5s1 4d। इसके लिए क्या लिखोगे? 6s2 4f14 और 5d 4, 5 नहीं ना रे। और इसके लिए क्या लिखोगे? रेडॉन 7s2 5f14 6d 4। समझ में आया चीज? इन दोनों के केस में क्या था दोस्त बीच में? इसीलिए यहां पे क्या रह जाएगा? D4। लेकिन उन दोनों के केस में एनर्जी क्या था दोनों का? क्लोज। इसीलिए दोनों में क्या रह जाएगा? तो ऊपर वाले दो का D5 और नीचे वाले दो का, जबकि चारों क्या है? एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। और यही हमारा इसका क्या है? ग्राउंड स्टेट ना। तो क्या जरूरी है कि हाफ फील्ड करना मस्ट है? नहीं। क्या आप ऐसा करते हो कि कार्बन 6 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय 2s2 2p2 को कन्वर्ट कर देते हो 2s1 2p3 हाफ फील्ड में? क्या ऐसे करते हो? सोचो क्यों नहीं करते हो? एनर्जी गैप इसका मतलब लार्ज है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं करते हो, वही हमारा ग्राउंड स्टेट रहता। तो धीरे धीरे ये आइडिया डेवलप करना जरूरी है कि कहां कहां पर एनर्जी क्या है? क्लोज। अगर एनर्जी क्लोज है तो इलेक्ट्रॉन यूं ही ट्रांसफर हो जाता है इजीली। अगले क्लास में कुछ और अच्छे एग्जांपल्स निकाल के लगाए जाए। पीडीएफ भेज दिया जाएगा, इत्मीनान रखिए, आप लोग जा सकते हैं। सीखिए अच्छे से। अगले दिन इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और हाँ, आप लोग का एक टेस्ट लिया जाएगा अगला, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक टेस्ट होगी, यहां तक की पहले भी बोल रखा है।
तैयार रहिए, कभी भी हो सकता। चलिए अगले क्लास में। हाँ, अभी तक का आप एक बार अच्छे से इनऑर्गेनिक देख ले। थैंक यू।